सुबह के 5 बज रहे थे। एक छोटे से मिट्टी के घर में जमीन पे चटाई बिछा के गरीब बहू रानी अनामिका, 6 साल की बेटी भव्या, 10 साल का बेटा हरीश और पति रमेश सो रहे थे। अनामिका के सर के पास रखा हुआ अलार्म घड़ी बज उठता है। अनामिका की नींद खुल जाती है। अनामिका उठ के आंगन में सो रही सासू माँ शारदा को आकर जगाती है। क्या हुआ बहू, 5 बज गए हैं क्या? हाँ माँ जी, 5 बज गए हैं। मैं काम के लिए अनुजा देवी के घर जा रही हूँ। आज से बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है। वो अभी सो रहे हैं। जब तक सोना चाहे उन्हें सोने दीजिएगा। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो आधे घंटे के अंदर ही अनुजा देवी के घर पहुँच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में अनुजा देवी आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर अनामिका, मालकिन नमस्कार, थोड़ा मिर्च पाउडर, आओ आओ, ऐसा कहती है। तब तक अनामिका अंदर आती है। अनामिका, मैं और तुम्हारे चाचा वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हें जो जो घर का काम करना है सब कर लेना। ठीक है मालकिन। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है और अनुजा देवी अपने पति रमन के साथ वॉकिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ अनामिका घर का काम खत्म करके फिर खाना पकाती है। अनुजा और रमन के घर में जो भी रात का बचा हुआ चावल, सब्जी, पापड़ होता था, वो अनामिका अपने घर ले आती थी। वही पूरा परिवार पेट भर के खाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहा था। तेज गर्मी की वजह से हरीश और भव्या घर के अंदर रह नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें बहुत पसीना हो रहा था और दोनों बहुत रो रहे थे। और ये सब देखकर अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था। गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। मुझे पता है, पर सहना तो पड़ेगा। आखिर में गरीब जो ठहरे। बहू, अपने साथी ने भी अनुजा देवी के घर ले जाया करो। वहाँ ठंडा रहता है और तुम वहाँ काफी देर रहती भी हो। बच्चे बदमाशी नहीं करके वहाँ एक जगह चुपचाप बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे माँ। हाँ माँ, हमें अपने साथ ले चलो ना। अब चूंकि बच्चे जिद करने लगे और गर्मी से बचाने का उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए अनामिका अपने साथ अनुजा देवी के घर उन्हें ले गई। वहाँ घर के साथ साथ किचन में भी बहुत ठंडक थी, इसीलिए हरीश और भव्या भी बहुत खुश थे। माँ, ये मैडम का घर इतना ठंडा है, ऐसा क्या वजह हो सकती है? हरीश के इस तरह से पूछने पर अनामिका उसे एसी वाला कमरा दिखाती है। बेटा हरीश, इसे एसी कहते हैं। इससे कमरा ठंडा होता है, इसके लिए बिजली लगती है, ऐसा मैडम ने कहा है। ये घर बहुत ठंडा है। हमारे घर में भी तो बिजली है ना माँ, हम भी तो ऐसा कुछ अपने घर के लिए ले सकते हैं। अरे बेटा, ये बहुत महंगा है। 30-40 हजार कीमत है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? काम खत्म होने के बाद हमें तो घर जाना ही होगा। वही हमारी जिंदगी है, ये सब हमारे लिए नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, तुम तब तक काम खत्म कर लो, मैं और बहन कुछ देर खेलते हैं। ऐसा कहकर हरीश और भव्या किचन से हॉल की तरफ चले जाते हैं। अनामिका खाना पकाने लगती है। उधर हरीश और भव्या चोर पुलिस खेलने लगते हैं। भव्या हरीश को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और हरीश भागने लगता है। इस दौरान उस घर के कुछ महंगे सामान गिर के टूट जाते हैं। आवाज सुन के अनुजा अपने बेडरूम से और अनामिका किचन से दोनों हड़बड़ा के देखने के लिए आती है। हरीश और भव्या बहुत डर जाते हैं। छोटी छोटी तड़पती मछलियाँ और टूटे सामानों को वो देखने लगते हैं। अरे बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से गुस्से से आगे बढ़ के आती है अनुजा देवी। अनुजा देवी को गुस्सा करते देख अनामिका बहुत घबरा जाती है। अनुजा देवी को बहुत गुस्सा आता है और बच्चों को वो डांटती भी है और बहुत पिटाई लगाती है। मालकिन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बच्चों को कुछ नहीं पता। आप इस तरह से मारेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कहें तो मरते दम तक मैं यहाँ पे काम कर लूंगी। इस तरह से विनती करने पर अनुजा देवी बच्चों को छोड़ देती है। अनामिका अपने बच्चे, जिनके गालों पे उंगलियों के निशान पड़ चुके थे, रोते रोते उन्हें अपने साथ लेकर वो घर लौट आती है। अनामिका के आंखों में आंसू और साथ ही बच्चों को इस तरह से रोते देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अनामिका, शारदा, प्रसाद, रमेश को अनुजा देवी के घर में जो कुछ भी हुआ सब कुछ खुल के बताती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन बच्चे अपनी दादी माँ शारदा को देखकर कहने लगे, दादी, मैं और बहन खेत जा रहे हैं। वहाँ पिताजी है ना, हम वहाँ पे तालाब में तैरेंगे। नहीं नहीं बच्चे, तुम लोगों को रास्ता नहीं पता। हम चले जाएंगे दादी। इस तरह से कहकर जिद्दी बच्चे घर से
खेत के तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त अनुजा देवी जो अपने घर से स्कूटी से जा रही थी वो सड़क पे गिर जाती है। ये देखकर बच्चे दौड़ते हुए अनुजा देवी के पास जाते हैं। वो देखते हैं अनुजा देवी को काफी चोट लगी है। मालकिन, उन्हें देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें रास्ते के ऊपर एक सब्जी का ठेला दिखता है। फिर देर किए बिना वो जल्दी से उस बुजुर्ग महिला का ठेला लेके अनुजा देवी के पास आते हैं। तीनों मिलके अनुजा देवी को उस ठेले में लेटाकर सीधा पास के अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब अनुजा देवी की जांच करते हैं। हरीश तब तक वहाँ से भाग के सीधा अनुजा देवी के घर जाके रमन को पूरी कहानी बताता है। जल्दी से रमन हरीश को अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर डॉक्टर से बातचीत करते हैं। आज बच्चों की मदद से ही ये जल्द से जल्द अस्पताल आ गई। आज ये बच्चे अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। अनुजा देवी का भाग्य अच्छा है कि आज बच्चों की वजह से जान बच गई। उनकी बातें सुन के अस्पताल के बेड में लेटी अनुजा देवी को याद आता है कि अपने घर में उन बच्चों के साथ उन्होंने किस तरह से मारपीट किया था। फिर 2 दिनों के बाद अनुजा देवी अपनी कार से अनामिका के घर में जाती है और एक एसी बच्चों को देती है। बच्चे, ये एसी तुम लोगों के लिए है। अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। इस एसी को चला के आराम से अपने घर में ही रहो। अनामिका के बार बार मना करने पे भी अनुजा देवी बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। उसी मिट्टी के घर में अनामिका एसी लगाती है। एक तरफ वो खाना पकाती है और दूसरे तरफ शारदा, प्रसाद, बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। जब से उस घर में एसी लगा, बच्चे यही कहने लगे कि अब ये एसी किचन है, एसी बेडरूम है और एसी डाइनिंग रूम भी है। और उनकी ये बात सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पैसों की भूखी और आशाजीवी अमृता बिना सोफे पर बैठे ही घर को घूम घूम कर बड़े आश्चर्यजनक होकर देखने लगी और फिर अपना चालाक सा चेहरा बनाकर मनी मन कहने लगी, मैंने जो सोचा था वो सच है। रमेश केवल सुंदर ही नहीं, वो अमीर भी है और उसकी इस अमीरता को देखते हुए मुझे जल्दी से अपना भेष बदलना होगा और अनामिका को असम भेजना होगा। उसी दौरान अमीर अनामिका मुस्कुराते हुए अमृता के पास आती है। इतने अमीर लड़के से शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया अनामिका। तुम सच में बहुत भाग्यवान हो। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर अमृता अनामिका के साथ एक सेल्फी लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका खाने लेकर बिस्तर पे लेटी सासू माँ शारदा के पास जाती है। 2-3 दिन निकल जाता है। फिर अमृता एक दिन अनामिका के घर पे आती है। अनामिका और अमृता लॉन में बैठ के एक दूसरे से बातचीत करने लगी। अनामिका, क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी? हाँ जरूर अमृता। इस तरह अमृता से कहती है और फिर अनामिका और अमृता ऑटो से शॉपिंग के लिए चली जाती है। ऑटो में अमृता अनामिका को कुछ मिला के एक जूस पीने के लिए देती है। उसी के साथ अनामिका बेहोश हो जाती है। फिर वो ऑटो गांव के अंत में एक घर के सामने जाके रुकता है। इस बात का अमृता ने ख्याल रखा कि कोई उसे देखे ना। फिर वो अमृता को उठा के एक चेयर में लाके बैठाती है और एक रस्सी से बांध देती है। फिर वो अनामिका का एक मुखौटा अपने चेहरे पे पहन लेती है और जाके शीशे में खुद को देखने लगती है। खुद को शीशे में देखकर अमृता मानो बहुत खुश हो जाती है। वाह, मैं तो बिल्कुल अनामिका जैसी लग रही हूँ। अब मैं अनामिका के घर पे जाके खुद का हुक्म चलाऊंगी। अब मुझे जो गहने साड़ी चाहिए मैं वो खरीदूंगी और जैसे मर्जी वैसे एंजॉय करूंगी। और यहाँ पे मैं असली अनामिका को बांध के रखूंगी। खाना नहीं दूंगी तो भूख के मारे वो मर ही जाएगी। ऐसा कहकर वो राक्षसों की तरह हंसने लगती है। फिर वहाँ से वो अनामिका के घर चली आती है। अनामिका के भेष में अमृता हॉल में अपने ससुर जी प्रसाद को देखती है। बहू, तुम्हारी सास बुला रही है, उनके कमरे में जाओ। ठीक है अंकल जी। ये सुनकर प्रसाद घबरा जाते हैं। फिर वो खुद को संभालते हैं। ये अंकल क्या बहू, तुम तो हिंदी में पिताजी कहती हो ना। उनके कहने पर अमृता बिना जवाब दिए हुए सीधा सासू माँ शारदा के कमरे में चली जाती है। देखती है बिस्तर पे शारदा लेटी हुई है। ऐसी क्या देख रही हो बहू? मुझे वॉशरूम लेके चलो। छी, मैं आपको बाथरूम में ले जाऊं? नहीं नहीं, हे भगवान, आप खुद ही घुलट के जाइए ना। ऐसा कहकर वो दरवाजे होकर वहाँ से चली जाती है। शारदा जो बिस्तर पे लेटी हुई थी वो सोच में पड़ जाती है। ये क्या, बहू अचानक से
इस तरह कहकर क्यों चली गई? अब मैं बाथरूम कैसे जाऊंगी? ऐसा सोच ही रही थी कि प्रसाद उसके कमरे में आते हैं। वो शारदा को पकड़ पकड़ के बाथरूम तक ले जाते हैं। अमृता जाके अनामिका का अलमारी खोल के महंगी महंगी साड़ी गहने देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस रात रमेश जब बिस्तर पे सो रहा था, वो मीठी मीठी बातें करके उसका क्रेडिट कार्ड उससे मांग के ले लेती है। फिर वो उसका पिन नंबर मांगने लगती है। ये देखकर रमेश मनी मन सोचता है, ये क्या? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अनामिका ने कभी मुझसे पिन नहीं मांगा, पर आज ऐसा क्यों कर रही है? अचानक से क्या हो गया? इस तरह से बेचारा सोचने लगा। उसे क्या पता था कि अनामिका के भेष में ये अमृता है। असली अनामिका तो वहाँ रस्सी से बंधी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए वो तड़प रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। यहाँ अमृता जो अनामिका के भेष में थी, वो शारदा को बात बात में डांटती थी और रुलाती थी। ससुर से जुबान लगाती थी और उल्टा उन्हीं पे गुस्सा करती थी। नई नई साड़ी गहनों पे वो पैसे उड़ाने लगी। रमेश भी ये सब देखकर कुछ कहा नहीं। एक दिन अमृता गाड़ी लेकर ऐसे ही घूमने फिरने निकली। उधर असली अनामिका जैसे तैसे भाग निकली थी। बहुत ज्यादा परेशान, थकी हारी, चोटों के निशान, फटी हुई साड़ी। सोफे पे बैठे ससुर जी प्रसाद के पास आके बेहोश हो जाती है। प्रसाद अनामिका को देखकर भाग के आते हैं। जल्दी से वो रमेश को बुलाते हैं। रमेश जो बेडरूम में था वो भागते हुए हॉल में आता है। बेहोश अनामिका को उठाकर वो उसे सोफे पे बैठाता है। प्रसाद जल्दी से पानी लाके देते हैं। अनामिका वो पानी पीती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सामान्य होती है। पिताजी, और आप, जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। जो मेरे भेष में यहाँ रह रही है वो अमृता है, मेरी अपनी दोस्त। मेरे को बांध के वो यहाँ पर आ गई। उसकी बातें सुन के प्रसाद और रमेश थोड़े शॉक हो जाते हैं, पर उन्हें अमृता की हरकतें याद आने लगती है। फिर वो खुद को संभालते हैं। ये क्या कह रही हो अनामिका तुम? जो कह रही हो वो सच है? सच कह रही हूँ। वैसे माँ कैसी है? मुझे माँ के पास अभी ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। ऐसा कहते ही रमेश अनामिका को पकड़ के शारदा के कमरे में उसके पास ले जाता है। पीछे पीछे प्रसाद भी वहाँ आते हैं। शारदा को देखकर अनामिका रोने लगती है। फिर अनामिका शारदा को पूरी बात खुल के बताती है। शारदा उसे समझाती है। अब इन दोनों बहुओं के बीच में असली अनामिका और नकली का कैसे पता लगाए? कैसे साबित हो पाएगा? मेरे पास इसका एक उपाय है। वो क्या शारदा? बताती हूँ। पहले अनामिका तुम जाके मुँह हाथ पैर धो के थोड़ा आराम करो। शारदा के कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। हमारी असली बहू अनामिका तिलचिट्टा से बहुत डरती है। हमारी नकली बहू को ये बात नहीं पता होगा। इन दोनों को खड़ा करके अगर कॉकरोच फेंक दिया जाए तो जो डरेगी वो भाग जाएगी और जो नहीं डरेगी वो खड़ी रहेगी। इससे हमें असली कौन और नकली कौन उसका पता चल जाएगा। उसकी बातों से प्रसाद और रमेश को भी लगा कि ये तरकीब कारगर रहेगा। उतने में ही नकली बहू रानी घर लौट आती है। फिर प्रसाद और रमेश असली अनामिका को हॉल में ले आते हैं। उसे देखकर नकली अनामिका घबरा जाती है। फिर खुद को संभालते हुए, ये कौन है? ये मेरे बदले इस घर में आई है। ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। इसे घर से अभी निकालो। मैं आपकी बहू हूँ, ये नहीं है। चिंता मत करो बहू, मैं वो फैसला करूँगा कि असली कौन है और नकली बहू रानी कौन है। तुम लोग यही खड़ी रहो। ऐसा कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अनामिका एक दूसरे को गुस्से से देखने लगती है। प्रसाद एक छोटे डब्बे में भरा हुआ कॉकरोचेस लाकर उन दोनों पे छोड़ देते हैं। असली बहुरानी कॉकरोचेस देख के इतना डर जाती है कि वो कूद के जाके रमेश की गोद में चढ़ जाती है। वही नकली बहुरानी कॉकरोचेस को अपने पैर से मारने लगती है। तब तक वहाँ पे इंस्पेक्टर अरविंद आ जाते हैं। अनामिका रमेश के हाथों से नीचे गिर गई। नकली बहू अमृता जो अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहनी हुई थी, वो अपने मुखौटे को हटा लेती है। इंस्पेक्टर अरविंद नकली बहुरानी अमृता को अरेस्ट कर लेते हैं, जो उनके घर में असली बहू बनकर घुस बैठी थी। फिर से असली बहुरानी अनामिका उस घर को संभालने लगती है। अपनी सासू माँ शारदा जो बीमार रहती थी उसका देखभाल करती है। ससुर जी प्रसाद का सम्मान करती है और पति रमेश के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।